इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 4 के बारे में और चैप्टर 4 बताता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। पहले तो जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिर हम लोग आगे जाएंगे और जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में। तो आपके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी दरअसल ये है कि आप कुछ चीज़ें जैसे कि आयरन उठा लो और देखो कि वो क्या साइन करता है या वो साइन नहीं करता है, उसका हार्डनेस कैसा है, क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर बहुत सॉफ्ट है। कोयला उठा लो, सल्फ़र ले लो, अल्मुनियम, ये सब आप देखो, उनका अपीयरेंस देखो कि वो साइनी है या डल है, और उसका हार्डनेस देखो कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है। तो इस बेसिस पे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि उसके फिज़िकल और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप कभी भी लोहे का दुकान अगर जाओगे तो आप देखोगे कि ऐसा लंबा लंबा, उसको हम लोग हिंदी में चादर बोलते हैं, ठीक है, ऐसा लंबा लंबा शीट होगा, आयरन का शीट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन को पीट पीट के उसको बीट करके उसको हथौड़ा से मार मार के ये इस तरह का शीट बना दिया गया, पतला टाइप का शीट बना दिया गया। लेकिन क्या ऐसा शीट आप कोयला का बना सकते हो? कोयला को अगर आप हथौड़ा से मारोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन था या जो अल्मुनियम होता है, ये वायर्स जो हैं या फिर जो सीट हैं, ये अल्मुनियम और आयरन ये पतले पतले सीट में बड़े बड़े बन जाते हैं, ठीक है। आप देखो कि अल्मुनियम का लंबा लंबा तार भी होता है, खास करके वो जो आपका बिजली में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस सबको पीटने के बाद ये सीट्स बन जाता है या फिर पतला पतला तार बन जाता है ना। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मिलिएबिलिटी। आप अल्मुनियम का फॉयल भी यूज़ किए होंगे कभी ना कभी, आप रेस्टोरेंट से जब खाना आता है तो उसमें देखो आप अल्मुनियम का फॉयल यूज़ किया जाता है। वो अल्मुनियम का फॉयल कैसे होता है, तो उसको बीट करके उसको पतले पतले शीट्स में चेंज कर दिया जाता है। मेटल्स की ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स जैसे कि अल्मुनियम, आयरन में ही ये सब होता है, और भी अलग अलग मेटल्स जैसे कि सोडियम, ये सब में भी होता है, बट मेटल्स में ही ये मिलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। यानी कि उसको अगर हम लोग पीटेंगे, उसको अगर हम लोग बीट करेंगे हथौड़ा से, तो वो पतला हो जाएगा, थिन शीट्स में वो बदल सकता है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोयले का एग्जांपल लिया, हमने देखा कि कोल को जब आप पीटोगे तो वो इस तरह का पतला पतला सीट्स नहीं बनेगा, थिन सीट वो नहीं बदलेगा, वो मिलिएबिलिटी कंडक्ट नहीं करता है, उसका प्रॉपर्टी मिलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाया जाता है। अब मेटल का दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स को हम लोग वायर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो आपने देखा होगा कभी ना कभी कि आयरन का यानी कि लोहा का एक नेल टाइप का रहता है, ठीक है, इसको कांटी बोलते हैं हिंदी में, कांटी रहता है। या फिर आप देखो कि आयरन का या अल्मुनियम का तार रहता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि लंबा लंबा रॉड रहता है आयरन का। तो ये सब जो है वो वायर के तरह से ड्रॉ किया जाता है, वायर की तरह इसको बनाया जाता है। तो मेटल्स का ये प्रॉपर्टी कि उसको वायर की तरह ड्रॉ किया जा सके, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अब आपने कभी देखा है कि कोयला का पतला सा तार होगा, है ना, कभी तो आपने नहीं देखा होगा। या आप कभी देखे हो कि प्लास्टिक का, प्लास्टिक तो बहुत अलग चीज़ है, आपने कभी देखा है कि किसी और नॉन मेटल्स जैसे कि कांच का बहुत वायर टाइप का, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में पाया जाता है, ठीक है। और मेटल्स को हम लोग वायर की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी आपका स्कूल का जो बेल है, मान लो ये आपका स्कूल का बेल है, यहाँ पे एक हथौड़ा है, इस हथौड़े को जब बेल में मारा जाएगा तो उससे आवाज़ निकलेगा, ठीक है, और काफ़ी झनझना के आवाज़ निकलता है। इतना आवाज़ निकलता है कि आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा पीरियड आने वाला है या कौन सा पीरियड जाने वाला है या स्पोर्ट्स का पीरियड आने वाला है, ठीक है। अब ये ऐसा लकड़ी का बेल में तो ऐसा नहीं देखा जाता है कि, क्या आपने कभी देखा है कि लकड़ी का बेल होगा टेम्पल में? टेम्पल में जब भी होता है मेटल का बेल होता है।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल्स जो है वो बहुत झनझना के आवाज़ करता है, एक रिंगिंग साउंड निकालता है जब उसको जोर से बजाया जाए, जब उसको जोर से मारा जाए तो, ठीक है। कभी भी आप दो लकड़ी को बजाओगे ना, जब जो एक लकड़ी हो उसमें एक लकड़ी का हथौड़ा हो, बहुत ज़ोर से मारना, फिर आवाज़ जो निकलेगा, और एक बार क्या करना, एक लोहे का हथौड़ा लेके लोहे में मारना बहुत ज़ोर से, फिर देखना दोनों का जो आवाज़ आएगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा। जो मेटल्स है वो बहुत रिंगिंग साउंड देता है, मतलब वो झंझना के आवाज़ देता है और बहुत देर तक देता है और बहुत तगड़ा आवाज़ देता है, ठीक है। तो मेटल्स का ये प्रॉपर्टी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। मेटल्स को हम लोग सोनोरस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो जब उसको पीटा जाता है, जब उसको बजाया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप कभी देखो, आपका एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया या लोहा हो गया, ये सब शाइन करता है ना, मतलब उस पे अगर रोशनी पड़ेगा धूप का तो वो काफ़ी शाइन करेगा। लेकिन कोयला कोयला तो शाइन नहीं करता है ना, कोयला तो शाइन नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं इतना चीज़ जानने के बाद कि मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मिलिएबल होते हैं, यानी कि उसको हम लोग शीट्स में बदल सकते हैं। डक्टिलिटी वो कंडक्ट करते हैं, यानी कि उसको हम लोग वायर में बदल सकते हैं। सोनरस होते हैं, यानी कि उसको बजाएंगे तो रिंगिंग साउंड देगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अल्युमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ कुछ मटेरियल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये सारे मटेरियल्स को हम लोग मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है ये मेटल्स कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स कौन कौन से हैं? तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो और बहुत सारे मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि वो हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट होगा, वो सोनोरस नहीं होगा, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा, वो लस्ट्रस नहीं होगा, वो मिलिएबिलिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वो डक्टिलिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। लेकिन सब चीज़ों में एक्सेप्शन होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे शरीर में दो हाथ होते हैं, दो पैर होता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास दो पैर दो हाथ नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो वैसे ही मेटल्स में भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स में भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटाशियम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। मरकरी ऐसा एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर में नहीं पाया जाता, बल्कि वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऐसे मेटल्स को हम लोग एक्सेप्शन बोलेंगे। नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो कि अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, पर इसको हम लोग एक्सेप्शन बोलेंगे, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एक बात और, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन सुनने को मिलेगा। इतना सारा एक्सेप्शन सुनोगे कि माथा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई प्रॉपर्टी आएगा कि आयोनाइजेशन के बारे में या फिर कुछ और, तो आप सुनोगे कि ठीक है ये सब है, बट ये एक्सेप्शन है। तो ये एक केमिस्ट्री का, अगर आप बहुत ही उसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होंगी और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी जान लिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो पहला बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि मेटल्स जैसे कि आयरन कॉपर है ना, आयरन कॉपर मैग्नीशियम अल्युमिनियम, ये सब मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक आपके लिए एक इक्वेशन बना करके बताया गया है। जैसे देखो, आयरन आयरन यानी कि Fe, ऑक्सीजन यानी कि O2, और वाटर यानी कि H2O, ये रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये रस्टिंग करते हैं, ठीक है, याद है आपको ना। फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे MgO, है ना, 2 Mg हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस कर देंगे तो 2 Mg हो जाएगा यहाँ। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल्स और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन कर जाता है। तो अब जो पहेली है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है कि आयरन तो हमने सुना है कि बहुत रस्ट होता है, पर क्या कॉपर भी रस्ट होता है? क्योंकि हमने कॉपर के वेसल्स पे ग्रीन टाइप का डिपॉजिट देखा। तो अब एनसीईआरटी वाले सर जो हैं वो बता रहे हैं कि जी हाँ, कॉपर वेसल को जब हवा में रखा जाता है और उस हवा में अगर नमी हो, मॉइस्चर हो, तो वो एक डल ग्रीन कोटिंग अपने ऊपर
ये कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये जो ग्रीन मटेरियल है ये होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर, ठीक है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है। कॉपर का वेसल ये रहा, पानी में हवा है, सॉरी हवा में पानी यानी कि H2O है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और ऑक्सीजन है। ये बनाता है CuOH होल ट्वाइस प्लस CuCO3 यानी कि कार्बन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब हम लोगों ने क्लास 7 में याद है किया था कि मैग्नीशियम को जब आप आग लगाओगे तो वो पॉप करके जलेगा, ठीक है। तो अब ये जो मैग्नीशियम का ऐश था, मतलब जलेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो राख बचेगा ना, तो वो जो ऐश है उसको हम लोगों ने पानी में डाला और हम लोगों ने चेक किया कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम लोगों ने जब चेक किया तो ये देखा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है, यानी कि जब रेड लिटमस ब्लू हुआ यानी कि वो है बेसिक, जो हमारा मैग्नीशियम का जो राख था। इसका मतलब अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम तो हमारा मेटल था, ठीक है, मेटल था। तो इसका मतलब कि मेटल ऑक्साइड हम लोगों ने जलाया, MgO जब हम लोगों ने जलाया तो वो क्या था, मेटल ऑक्साइड था, ठीक है। तो वो जब हम लोगों ने जलाया तो हम लोगों ने पाया कि वो एक तरह से बेसिक है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। अब इसका आप एक्टिविटी कर सकते हो, खुद क्लास में कर सकते हो, उसका इसको बताने लायक तो कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। अब हम लोग जब सल्फ़र और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को मिलता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं सल्फ़रस एसिड बनता है। तब जब हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो बन के निकलता है सल्फ़रस एसिड। ये देखो H2O सल्फ़र डाइऑक्साइड और पानी वाटर ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है सल्फ़रस एसिड, ठीक है। अब ये जो सल्फ़रस एसिड है ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक है। सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र होता है नॉन मेटल, ठीक है। सल्फ़र एक नॉन मेटल होता है। अब सल्फ़र जो नॉन मेटल था ये क्या कौन सा ऑक्साइड दिया था, ये क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। इसका मतलब जो ऑक्साइड था वो एसिडिक था, ऑक्साइड जो था वो एसिडिक था, इसलिए ये जो ऑक्साइड देगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो वो इनफैक्ट जब मेटल ऑक्साइड को हम लोग चेक करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक सॉल्यूशन देगा और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके देखेंगे हम लोग। अच्छा एक बात याद रखो, 2-4 मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, पोटाशियम, कुछ कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका सल्फ़र हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ये सब कुछ कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ कुछ मेटल्स हैं। तो अब हम लोग जानते हैं वाटर के साथ रिएक्शन के बारे में। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। सोडियम एक क्या है, मेटल है, ठीक है। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है और वो ऑक्सीजन और वाटर से बहुत तगड़ी तरीके से रिएक्ट करेगा, विगोरसली रिएक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी उससे निकलता है, ठीक है, हीट निकलता है उससे। इसलिए सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन के अंदर ढक के रखा जाता है ताकि वो हवा और पानी के कांटेक्ट में ना आए। हवा और पानी हमारा आसमान में हमेशा रहता है। वाटर जो हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें भी हवा है, उसमें भी पानी है, ठीक है, उसमें भी मॉइस्चर रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि सोडियम तो बहुत ज़्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ कुछ और जो मेटल्स हैं वो भी रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत तगड़े तरीके से नहीं। जैसे कि हमारा आयरन है, आयरन में क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद रस्टिंग होता है, लेकिन आयरन बहुत धीरे धीरे से रिएक्ट करता है, यानी कि 2 महीना 4 महीना में वो बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट कर जाए, यानी कि बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। लेकिन नॉर्मली जो नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो हवा में अगर उसको रख देंगे, ऑक्सीजन में अगर उसको रख देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ नॉन मेटल्स को तो हम लोग पानी में भी रखते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस जो है वो बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। अगर वो हवा में आ जाएगा तो वो फट से एक्सपोज कर जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाएगा। जैसे ही एक्सप्लोड करेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पानी में रखते हैं, ठीक है, हम लोग उसको पानी में रखते हैं क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो वो फायर आ जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। तो हम लोगों ने क्या जाना कि मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, लेकिन कोई कोई बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, और कोई कोई जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। वहीं
नॉन मेटल्स जो है वो हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो हवा के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ में। तो इस सेक्शन में जानना है कि क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने कभी ना कभी ये देखा होगा कि जब भी मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक जलता है तो वो पॉप साउंड करके जलता है। ठीक है, लेकिन जब उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब के सामने लाएंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत बार क्या होता है, नॉन मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और जब वो जलता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जब हाइड्रोजन गैस निकलता है तो उससे आवाज़ आता है पॉप साउंड का। पॉप साउंड मतलब ऐसा नहीं कि आप जलाओगे करेगा पॉप, मतलब ऐसा टाइप का। ठीक है, यूजुअली जो कॉपर है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो ये एसिड है। कॉपर क्या है, तो ये एक मेटल है। ये रिएक्ट नहीं करता है मेटल के साथ, यहाँ तक कि जब उसको गर्म कर देंगे फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कॉपर जो है वो दूसरे एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मेटल्स जो है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बट नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब एसिड के बाद आता है हमारा बेस। तो बेस के साथ नॉन मेटल्स और मेटल्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पहले भी जाना कि पॉप जो है, पॉप साउंड यानी कि हाइड्रोजन गैस उससे निकल रहा है। अब मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी कि मेटल्स जो बेस के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, मेटल्स जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। इससे क्या होगा, मान लेते हैं कि कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर H2 बन जाएगा। जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे इसको तो यहाँ पर H2 बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन। नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उस रिएक्शन को जानने के लिए हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना होगा। अब हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के लिए हम एक थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं जो कि इस बुक में बताया गया है। तो देखो, 5 बीकर लेना है, इस प्रकार का 5 बीकर लेना है, ABCDE। सारे बीकर्स का जो वॉल्यूम होगा वो 100 मिलीलीटर होना चाहिए। ठीक है, सबसे 50 ml पानी बाहर निकाल लेंगे वाटर का। ठीक है, और उस सब में एक टी स्पून फुल यानी कि छोटा वाला जो चम्मच होता है जिससे हम लोग चाय निकालते हैं, उसमें हर में एक सब्सटेंस देना है और उसको डाल देना है, जैसे कि इसमें बताया गया है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है उसको डाल के आप उसको छोड़ दीजिए, उसको काफ़ी कुछ समय के लिए, मान लो 20-25 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, और उसमें क्या अलग अलग चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आप देखो। तो ये कुछ दिखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया ZnSO4, नीचे बैठ जाएगा कॉपर। इसी प्रकार नीचे यहाँ पर कॉपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा FeSO4 यानी कि जो हमारा आयरन सल्फाइड था। ठीक है, तो बीकर 1 में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्युअल रिएक्ट कर गया, और जिंक ग्रैन्युअल जब रिएक्ट किया तो कॉपर नीचे बैठ गया आकर के, और Fe यानी कि ZnSO4 बन गया सल्फेट। ये देखो, ये कुछ ऐसे हो रहा है, CuSO4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन रहा है, Zn। ठीक है, Zn, ये आपका रिएक्शन क्या बन रहा है, ZnSO4, ये Zn, और इसका SO4 ये ले गया। ठीक है, और ये कॉपर अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आप दूसरा देख लो, दूसरा में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट ये था हमारा कॉपर सल्फेट जो ऊपर में था हमारा, ये कॉपर सल्फेट था।
ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है। अब इसको हम लोग रिएक्ट करा दिए किसके साथ में, आयरन नेल के साथ में, यानी कि इसमें हम लोगों ने आयरन नेल डाला हुआ है। ये देखो आयरन नेल है ना, ये वाला आयरन नेल डाला, तो आयरन क्या है, Fe है। तो जैसे ही CuSO4 प्लस Fe रिएक्ट किया तो क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि ये CuSO4 को तोड़ दिया और डिस्प्लेस हो गया, SO4 डिस्प्लेस होकर के Fe के साथ आ गया। उसी प्रकार बीकर C में क्या हुआ, कॉपर जिंक सल्फेट पहले से था, उसमें हम लोगों ने डाल दिया कॉपर टर्निंग्स, तो ये बन गया CuSO4 और Zn, ठीक है। उसी प्रकार से बीकर डी में हम लोगों ने आयरन सल्फेट डाला, कॉपर ट्यूनिंग्स डाला, तो फिर चेंज हो गया। बीकर ई में जिंक सल्फेट और आयरन नील डाला, तो फिर वही चेंज हो गया। ये देखो ये सारे चेंज हो रहे हैं, तो इस प्रकार से ये हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जैसे मैंने बताया क्या देखा हम लोगों ने, कि एक मेटल दूसरे मेटल को अलग कर रहा है। जैसे कि बीकर 1 में Zn जो है रिप्लेस कर देता है CO को और बनाता है CuSO4, ठीक है। अब मतलब CuSO4 से Cu को निकाल देता है और ZnSO4 बन जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो आप, कलर जो था वो ब्लू वाला कलर ब्लैक में बदल गया, है ना, ब्लू वाला कलर ब्लैक में बदल गया। सेम सिचुएशन इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो रिएक्शन हैं जिसमें कि Cu बदल गया, SO4 यहाँ आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बीकर बी में भी सेम चीज़ हुआ, लेकिन C, D और E में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक। अच्छा एक बात और, जिंक कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमेशा याद रखना, ये बाद में आपको काम देगा। क्योंकि जब कॉपर और आयरन जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होकर के कॉपर का SO4 या आयरन का SO4 छीन लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, कॉपर के साथ सल्फर एसिड था, ये ज़्यादा पावरफुल है। मान लो कि आपके साथ दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़का लड़ाई कर रहा है या दो रेसलर्स लड़ाई कर रहा है, एक के साथ उसकी कोई एक और रेसलर है, ठीक है। अब ज़्यादा जो पावरफुल होगा वो तो उसको तोड़ देगा ना, तो यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो ये CuSO4 को तोड़ दिया, इसका SO4 वो ले गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप गूगल में जाके सर्च से पूछ के ये पता करो कि जिंक, आयरन और कॉपर में सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, उसके बाद कौन रिएक्टिव है, उसके बाद कौन रिएक्टिव है, सबसे मतलब मोर रिएक्टिव कौन है इन तीनों में और लेस रिएक्टिव कौन है इन तीनों में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर अल्मोनियम का वायर बनता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। मेटल्स का बहुत अलग अलग चीज़ों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, कार में देखो आप, कार में जो है वो भी मेटल है, एरोप्लेन में जो यूज़ होता है वो भी मेटल्स है, ट्रेन में जो लगा हुआ होता है वो भी लोहा है, ठीक है। सेटेलाइट्स में मेटल का यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में मेटल का यूज़ होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स जो घर में खाना बनता है वो सब मेटल का यूज़ होता है, वाटर बॉयलर्स भी मेटल्स का है। तो इस प्रकार से बहुत चीज़ें मेटल्स की बनी हुई होती हैं। नॉन मेटल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग सांस जो लेते हैं वो भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र में होता है जिससे कि प्लांट्स बनता है, क्रॉप्स होते हैं। नॉन मेटल्स वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी काम आता है। अब वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में कहाँ पे नॉन मेटल काम आता है ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन में यूज़ होता है, जो कि जब अब कभी देखो, जब कभी भी आपको वाउंड होगा या फिर कभी आप खेलते खेलते गिर जाओगे और अगर आप कभी जाओगे किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो आपको एक पर्पल टाइप का सॉल्यूशन देंगे। उस पर्पल टाइप का सॉल्यूशन में भी नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल्स क्रैकर्स में भी यूज़ होते हैं, जो पटाखा हम लोग दिवाली में फोड़ते हैं उसमें भी नॉन मेटल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत काम देगा। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्लास 7 में कि एक केमिकल रिएक्शन में नई चीज़ें बनती हैं। ये जो नई चीज़ें बनती है इसके बाद फिर से मान लो एक रिएक्शन हो गया, फिर नया चीज़ बन गया, उसके बाद जो नया चीज़ बना उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। मान लेते हैं कि कॉपर, अब कॉपर को किसी के साथ रिएक्ट करोगे तो कॉपर थोड़ी टूटेगा, अब कॉपर तो टूट के कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो कॉपर है ये हो गया हमारा एलिमेंट, यानी कि ऐसा चीज़ जो कि टूट ही नहीं सकता, उसको हम लोग फिर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ना उसको गर्म करके तोड़ सकते हैं, ना उसको हीट करके तोड़ सकते हैं, ना उसको कूल करके, ना इलेक्ट्रोलाइसिस से, ऐसे इस तरह को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। अब एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एटम,
ठीक है। और एटम जो है वो फिज़िकल चेंज, मतलब एलिमेंट को अगर हम लोग ये मान लो सॉलिड स्टेट में है कॉपर, इसको हम लोग लिक्विड में कर दिए, लेकिन इसका एटम जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉपर का सबसे छोटा हिस्सा या किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा को हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है। जैसे कि अब सल्फ़र में भी बहुत सारे जैसे मैंने बताया कि सल्फ़र में भी बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सल्फ़र का सबसे छोटा हिस्सा एटम हो गया, कॉपर का सबसे छोटा हिस्सा एटम हो गया, आयरन का सबसे छोटा हिस्सा एटम हो गया, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में हमारे पास बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, लेकिन एलिमेंट्स यानी कि मूलभूत से जिसको हम लोग गला के, सड़ा के, कूल करके तोड़ नहीं सकते हैं, वो है कुछ बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। 94 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो 94 है इसको हम लोगों ने 3 तरीके में तोड़ा है। इस चूँकि आप लोग 8th क्लास में पढ़ते हो इसलिए आप लोगों के लिए स्मॉल रखा गया, हल्का रखा गया। 3 तरह है, पहला मेटल्स, दूसरा मेटलॉइड्स और तीसरा नॉन मेटल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 3 तरह उसको तोड़ते हैं। अब मेटलॉइड जो होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने पास रखता है। जैसे कि देखो, पहले 2 जेंडर था, पहला था मेल, दूसरा था फीमेल, ठीक है। अब 3 जेंडर हो गया, एक मेल, एक फीमेल और एक तीसरा हो गया थर्ड जेंडर। थर्ड वाला क्या है, इसका और इसका मिक्सचर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कुछ चीज़ें जो मैंने बताने का प्रयास किया है। अब आप कमेंट में एटम्स, कंडक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, डक्टिलिटी, एलिमेंट्स, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल के बारे में बता के एक कॉपी में लिख के अच्छे से उसका फ़ोटो खींच के कमेंट में डाल दो एंड हम लोग फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।